जय हिंद साथियों, राउस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं जय ओझा लेकर के आया हूं एक और शानदार करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए, जहां हम बात करेंगे केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट्स की, यानी कि एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज की। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन सी एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज आप सभी के लिए है। लेकिन देखेंगे हमारा आज का खूबसूरत विचार सबसे पहले। तो दोस्तों, सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद उड़ा दें। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो सपनों को हकीकत में बदल दें। सोती हुई आंखों से जो सपने देखे जाते हैं वो सुबह आंख खुलने के साथ ही गायब हो जाते हैं। जागती हुई आंखों से सपने देखिए। जागती हुई आंखों से सपने देखने वाले कभी भी फेल नहीं होते हैं। उनका हर कदम, उनका हर मकसद, उनका हर मूव उनके सपने के प्रति डेडिकेटेड होता है। तो आप लोग भी बच्चे जागती हुई आंखों से सपने देखिए, अपने करियर के लिए, अपने भविष्य के लिए, और पूरी जान लगा दीजिए उस सपने को पूरा करने में। चलिए देखते हैं पहली न्यूज आपकी क्या है बच्चे। इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2026। अभी देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण, ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय निशस्त्रीकरण और गैर प्रसार जागरूकता दिवस हम लोग सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है बच्चों, हम लोग सेलिब्रेट किए हैं और कल ही सेलिब्रेट किए हैं। अब ये होता क्या है देखिए, 1968 में एक ट्रीटी साइन की गई थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है बच्चों, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, याद रखेंगे आप लोग, ट्रीटी। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या मतलब होता है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलाव यानी कि प्रसार। ठीक है, और ट्रीटी यानी कि समझौता, ट्रीटी यानी कि समझौता। तो एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सिग्नेचर हुए, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब जो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, इसमें यह कहा गया कि अब जिन देशों के पास परमाणु बॉम्ब है वो तो परमाणु बॉम्ब रखेंगे, और जिन देशों को मतलब आगे बढ़ाएंगे नहीं, फैलाएंगे नहीं बनाना, लेकिन जितना है उतना तो बन गया भाई, सीधी सी बात है, वो तो रखेंगे ही। और जिन लोगों के पास परमाणु बॉम्ब नहीं है वो आगे परमाणु बॉम्ब नहीं बनाएंगे। यहाँ पे इसको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं, जो कि 5 मार्च, ठीक है बच्चे, 5 मार्च 1970 को इनेक्ट हो चुकी थी, लागू हो चुकी थी। सिग्नेचर हुए नो डाउट 1968 में, लेकिन लागू नहीं हुई थी। लागू कब हुई भाई, तो 5 मार्च 1970 को क्या हुई, तो लागू हो गई। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा आप लोग। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हो कि इसी दिन को हम हर साल 5 तारीख को मनाते हैं। और ये क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को याद में, कि भाई इस दिन हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। किस चीज के बारे में जागरूकता फैलाते हैं, कि भाई हम लोग स्कूलों में सिलेबस में, पढ़ाई लिखाई में बच्चों से क्या बातें करें, निशस्त्रीकरण की बात करें, यानी कि डिसआर्मामेंट की बात करें, यानी कि अब हथियार नहीं बनाना है। ठीक है बच्चे, आर्मामेंट की बात करें। देखिए, आर्म डिसआर्मामेंट का मतलब क्या होता है, हथियार नहीं रखना, हथियार नहीं रखना। ठीक है, हथियारों का जितना ज्यादा कम फैलाव हो सके उतना ज्यादा कम फैलाव करो। आप सोच के देखो, एक बंदे के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया और किसी देश में फोड़ दिया, और दूसरे के पास भी, वो तो फोड़ेगा ही फोड़ेगा, सीधी बात है ना। तो आप लोग यहाँ पे क्या देखते हो, जागरूकता फैलाई जाती है कि आप डिसआर्मामेंट ना करें। ठीक है, किताबों के सिलेबस में समस्त देशों को क्या कहा जाता है, कि किताबों के सिलेबस में ये एनपीटी को डालो, ताकि बच्चे भी पढ़े कि हाँ यार, हथियार नहीं बनाने हैं और परमाणु बॉम्ब जैसी चीजों को हमको अवॉइड करना है। पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज देना है, किस चीज का, कि शांति का मैसेज देना है। ठीक है बच्चे, शांति का मैसेज देना है, दोस्ती का मैसेज देना है, इस तरीके के मैसेज देने हैं पूरी दुनिया को। और इसीलिए हम लोग क्या फैलाते हैं, जागरूकता दिवस फैलाते हैं, किस चीज के लिए, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को। 5 मार्च को ये अप्लाई हो गया था, 1970 में साइन हुआ था, 1968 में। ठीक है बच्चे, याद रखना। अभी और भारत इसका हिस्सा नहीं है, मैं आपको बता दूं। भारत ने साफ बोल दिया था कि भाई साहब देखो, ऐसा है, तुम 5 देशों के पास तो परमाणु बॉम्ब है, 5 देशों के पास मतलब उस टाइम देखो बच्चे, रशिया था, उसके बाद चाइना था, उसके बाद आप देखोगे यूएसए, उसके बाद आप देखोगे जापान, देखोगे उसके बाद देखोगे फ्रांस, देखोगे। तो ये 5 जो थे, इनके पास तो थे भाई। ठीक है,
परमाणु बम इनके पास तो थे। इन पांचों के अलावा भैया तुम बोल रहे हो किसी और के पास परमाणु बम नहीं रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमारे पास तो परमाणु बम रहेंगे ना। तो यहाँ पे भारत ने साइन नहीं किया, ठीक है बच्चों, नहीं किया। बोला नहीं भाई हम साइन नहीं करेंगे। इसी वजह से देखना यूएसए काफी ज्यादा नाराज था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन क्या किया, नहीं मैंने क्रॉस लगा दिया, ठीक है। हम लोगों ने 1998 में परमाणु परीक्षण करके परमाणु शक्ति बन गए। अब जब परमाणु शक्ति हम बन गए तब क्या ही कर लोगे, अमेरिका खूब नाराज हुआ, नाराज होता रहे भाई अपने घर में, तू परमाणु बम बनाएगा और हम नहीं बनाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पे 5 मार्च को हम लोग निशस्त्रीकरण और हथियारों के प्रसार को सीमित करने के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 5 मार्च 2022 में यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था ये दिन मनाना, ठीक है। तो पहला जो एडिशन आप लोग देखोगे, फर्स्ट वाला एडिशन देखोगे पहली बार, तो 2022 में मनाया गया था। 2022 में डिसाइड हुआ था कि हम पूरे दुनिया में मनाएंगे और यूएन प्रस्ताव द्वारा घोषित किया गया था। अभी भी 12,000 से अधिक परमाणु हथियार मौजूद हैं और वैश्विक सैन्य खर्च $2.6 ट्रिलियन से अधिक है। आप समझिए कि हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे कितना ज्यादा खर्चा करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस पे। क्यों भाई, उसके पास हथियार है, मैं तैयार नहीं रहूंगा तो न जाने वो कब्जा कर ले, तो मुझे भी अपने हथियारों पे खर्चा करना पड़ेगा। तो ये पूरा 2.6 ट्रिलियन और रुपए नहीं डॉलर की बात करो, इतना ज्यादा खर्चा किया जाता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला, एशमोलन एशमोलन म्यूजियम ने कहा है कि भाई वो भारत की मूर्ति लौटाएगा। किसकी मूर्ति? भारत की। कौन से संत की? तो तिरुमंकई अलवर एक संत थे, उनकी मूर्ति भारत लौटाएगा। ठीक है बच्चे, ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है तो संत, ठीक है याद रखना, संत तिरुमंकई जी की मूर्ति है। संत तिरुमंकई जी की मूर्ति है, ठीक है बच्चे, तिरुमंकई जी की मूर्ति है। अब यहाँ पर क्या है ये? एशमोलन एशमोलन म्यूजियम, ठीक है बच्चे, एशमोलन म्यूजियम क्या करेगा? ये मूर्ति हमें लौटा देगा। तो आप देखोगे 16वीं सदी के तिरुमंकई अलवर की जो एक मूर्ति है कांस्य की, यानी कि ब्रोंज की है। किसकी? ब्रोंज की है, ठीक है। और ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक म्यूजियम है, याद रखना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक म्यूजियम है, ठीक है। ब्रोंज का स्टैच्यू है, यानी कि एक ब्रोंज का मूर्ति है, ठीक है, यह बात याद रखना। तो ब्रोंज का एक स्टैच्यू है, ठीक है। और ये 16वीं शताब्दी में बनाई गई थी, 16th सेंचुरी में बनाया गया था। किस मंदिर में रखा गया था? तो याद रखेंगे बच्चों, तमिलनाडु का मंदिर था, ठीक है, सुंदर राजा पेरुमल मंदिर, ठीक है बच्चे, सुंदर राजा पेरुमल पेरुमल मंदिर, सुंदर राजा पेरुमल मंदिर, ठीक है बच्चे, याद रखना, सुंदर राजा पेरुमल मंदिर में रखी गई थी। तो ये मूर्ति न जाने कैसे पहुंची भाई साहब, ये म्यूजियम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तक कैसे पहुंची पता नहीं, लेकिन हाँ नो डाउट यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यानी कि एशमोलन म्यूजियम ने कहा है कि ठीक है भाई, जो भी ओरिजिनल जो मूर्तियां हैं उन्हीं के ओरिजिनल देशों में होनी चाहिए जहाँ पे ओरिजिन है। तो यहाँ पर एक तस्वीर थी जो कि 1957 में ली गई थी, ठीक है बच्चे, एक तस्वीर थी 1957 में ली गई थी। ये तस्वीर सामने आई ये तस्वीर सामने आई ये तस्वीर सामने आई तो पता चला कि अरे यार ये मूर्ति ओरिजिनली तो ये इस मंदिर के अंदर की मूर्ति की तस्वीर थी ये। तो इस मंदिर के अंदर में जो मूर्ति थी इसने यहाँ पे दिखाई दी भाई। जब यहाँ पे दिखाई तो पता चला कि अरे यार ये तो ये तमिलनाडु की मूर्ति है, सुंदर राज पेरुमल मंदिर की मूर्ति है। तब यहाँ पे अप्लाई किया गया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिसर्च भी किया, इन्वेस्टिगेशन भी की। और जब रिसर्च इन्वेस्टिगेशन किया तब पता चला कि नहीं भाई साहब, ये जो मूर्ति है ओरिजिनली भारत की ही है, ठीक है बच्चे। आप देखोगे तो ओरिजिनली भारत की ही ये मूर्ति आप लोगों को दिखाई देगी, ठीक है। तो अभी इसको वापस करने के लिए बोल दिया गया है, तो वापस अभी बड़ी जल्दी भारत में आ जाएगी। तो 16वीं सदी का तिरुमंकई अलवर कांस्य सुंदराज पेरुमल मंदिर तमिलनाडु से, जिसे एशमोलियन म्यूजियम 1967 में प्राप्त किया था। ये तस्वीर दिखाई दे रही है 1957 की थी और 1957 के बाद इसे चोरी किया गया। क्या किया गया?
लेकिन हाँ 1967 में इस म्यूजियम में, क्या नाम है म्यूजियम का, एशमोलन म्यूजियम, ठीक है बच्चों, क्या नाम है, एशमोलन म्यूजियम में बेच दी गई थी, एशमोलन म्यूजियम में बेच दी गई थी। क्लियर बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। तो अभी ये मूर्तियां हमारे साथ भारत में वापस आने वाली हैं, ठीक है बच्चे, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। माइकल माइकल मैन्सफील्ड सेंटर, माइकल मैन्सफील्ड सेंटर, ठीक है बच्चे, माइकल मैन्सफील्ड सेंटर कहां पे है, तो ये मोंटाना यूनिवर्सिटी, ठीक है बच्चे, कहां पे है ये, तो मोंटाना यूनिवर्सिटी। मोंटाना यूनिवर्सिटी कहां पे, तो मोंटाना यूएस में है, ठीक है बच्चों, मोंटाना यूएस में है। तो मोंटाना यूनिवर्सिटी, मोंटाना यूएस में, यहां पर गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है, यानी कि अनवील किया गया है, ठीक है बच्चे। तो आप देखोगे पहला गांधी का स्टैचू माइक मैन्सफील्ड सेंटर, और ये जो यूनिवर्सिटी है ना बच्चों, ठीक है, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना, यूनी, ठीक है बच्चे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना, मोंटाना, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में ही आप लोग क्या देखोगे, ये यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना में ही एक हिस्सा है, एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट का नाम क्या है, माइक मैन्सफील्ड सेंटर, माइक मैन्सफील्ड सेंटर, ठीक है बच्चों, माइक मैन्स माइक मैन्स फील्ड, माइक मैन्स फील्ड सेंटर नाम है, ठीक है बच्चों, माइक मैन्सफील्ड सेंटर नाम है, ठीक है बच्चे। और यही इसी माइक मैन्सफील्ड सेंटर पे आप लोग क्या देखोगे बच्चे, कि ये स्टैचू का अनावरण किया गया है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मोंटाना में, और किसने इसका अनावरण किया है, तो वहां के जो गवर्नर है ग्रेक, वहां के जो गवर्नर है ग्रेक जियान फोर्टे, ग्रेक जियान फोर्टे, गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, गवर्नर गवर्नर कौन है, तो ग्रेक जियान फोर्टे, ठीक है बच्चे, क्या नाम है, ग्रेक ग्रेक जियान फोर्टे, जियान फोर्टे, ग्रेक जियान फोर्टे, ठीक है बच्चे, ये गवर्नर साहब हैं, ये गवर्नर साहब हैं, ठीक है बच्चे। उसके बाद भारत की तरफ से भी तो कोई हो, तो भारत के जो काउंसिल है, भारत के जो काउंसिल हैं, कौंसल जनरल प्रकाश गुप्ता भी मौजूद थे वहां पे, भारत के कौंसल जनरल, भारत के कौंसिल जनरल, कौंसिल जनरल, ठीक है बच्चे, जनरल प्रकाश गुप्ता, प्रकाश गुप्ता, ठीक है बच्चे, प्रकाश गुप्ता भी वहां पर शामिल थे। तो ये दो लोगों ने मिल करके क्या किया है, अनावरण किया है, ठीक है बच्चे। गवर्नर जो है ग्रेक जॉन फोर्टे और कौंसिल जनरल प्रकाश गुप्ता, इन दोनों ने मिलकर अनावरण किया है, और गांधी जी की ये मूर्ति, क्लियर अपन बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। तो अच्छा, और ये मूर्ति क्या है, ये मूर्ति बस्ट है, ठीक है, बस्ट है, बस्ट, ये मूर्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, बस्ट बोलते हैं, ठीक है। बस्ट का मतलब क्या होता है, वो मूर्ति जो सिर्फ यहीं तक है, यहीं तक दिखाई देती है ना, उसको बस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये दिखाई देगी, खाली इनका कंधा और इतना ही गांधी जी का पूरा बॉडी नहीं है, तो ये क्या है, बस्ट स्टैचू है, बस्ट स्टैचू, ठीक है बच्चे, बस्ट स्टैचू आपको दिखाई देगा, बस्ट स्टैचू है, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्क ऑक्सीजन डिस्कवरी इन क्लेरियन क्लिपर्टन जोन पैसिफिक ओशन, देखिए प्रशांत महासागर में प्रशांत महासागर का एक एरिया है, ठीक है बच्चे, एक एरिया है क्लेरियन, क्लेरियन क्लिपर्टन, क्लेरियन क्लिपर्टन, प्रशांत महासागर का एक एरिया है, कौन सा, क्लेरियन क्लिपर्टन, ठीक है बच्चे, ये दिखाई दे रहा है क्लेरियन क्लिपर्टन, ये आपको पूरा एरिया दिखाई दे प्रशांत महासागर, ठीक है, याद रखना प्रशांत महासागर, ठीक है बच्चे। तो ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है, ये पैसिफिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है। अब यहाँ पर खास बात क्या है बच्चे, ध्यान सुनना, ये पैसिफिक ओशन में है, और यहाँ पे खास बात क्या है, यहाँ पे खास बात क्या है कि यहाँ पे डार्क ऑक्सीजन मिला है, यहाँ पर डार्क ऑक्सीजन मिला है। अभी डार्क ऑक्सीजन क्या होता है, एक ऐसा ऑक्सीजन जो कि अंधेरे में मिले, अंधेरे में मिलने वाला ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे, डार्क ऑक्सीजन, तो ये अंधेरे वाला ऑक्सीजन है, ठीक है बच्चे, अंधेरे में मिलने वाला ऑक्सीजन, ठीक है बच्चे,
मिलने वाला ऑक्सीजन। अभी देखिए जब हमारे साइंटिस्ट, ठीक है, जब हमारे साइंटिस्ट नीचे गए, ठीक है, 400 मीटर नीचे गए इस समुद्र के तल में, तब उन्होंने क्या देखा यहाँ पर कि भाई अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन वहां पे उनको ऑक्सीजन मिला। अब हम लोग ये विज्ञान में पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन कौन छोड़ता है, तो प्लांट्स छोड़ते हैं। प्लांट्स को खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है, तो सूरज की रोशनी ही वहां नहीं पहुंच रही है, तो प्लांट्स ने खाना बनाया कैसे, और प्लांट्स ने खाना नहीं बनाया तो ऑक्सीजन आया कैसे, ये सवाल है। और एक बहुत ही बड़ा एक मिस्ट्री बना हुआ है वहां पे, ठीक है। तो 400 मीटर जब नीचे गए तो वहां पे अंधेरा ही अंधेरा था, तो वहां पे क्या मिला, डार्क ऑक्सीजन मिला, ठीक है बच्चे। कौन से एरिया में, तो क्लेरियन, कौन से एरिया में भाई, तो क्लेरियन लिपर्टन, कौन सा, क्लेरियन लिपर्टन एरिया, ठीक है बच्चे, क्लेरियन लिपर्टन एरिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है डार्क ऑक्सीजन, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है क्या, डार्क ऑक्सीजन इन द क्लेरियन क्लिपर्टन जोन, पैसिफिक ओशन में, ठीक है बच्चे। कहां पर, कहां पर, तो ये क्लिपर्टन जोन में। अब देखिए वहां पर उनको क्या क्या मिला है, वहां पे कुछ पत्थर मिले हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिले हैं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स मिले हैं। अब ये क्या है, ध्यान से सुनिएगा, पॉली मेटालिक मेटालिक नोड्यूल्स मिले हैं, ठीक है बच्चों, पॉलिक मेटालिक नोड्यूल्स मिले हैं। अब ये पॉलिक मेटालिक नोड्यूल्स क्या हैं, ठीक है बच्चे, पॉलिक मेटालिक नोड्यूल्स छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है। क्या है ये, तो छोटे छोटे, छोटे छोटे पत्थर हैं, ठीक है बच्चों, छोटे छोटे पत्थर हैं जो आपको दिखाई देंगे, ठीक है। अब ये छोटे छोटे पत्थर किस चीज के बने हुए हैं, तो मैग्नीज के बने हुए हैं, निकल के बने हुए हैं, कोबाल्ट के बने हुए हैं। अब ये इनमें वो काबिलियत है इन पत्थरों में कि ये बिना फोटोसिंथेसिस, बिना साइंस, बिना सनलाइट के ही क्या, ऑक्सीजन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा साइंटिस्ट ने कहा है। अभी छानबीन आगे होगी तो पता चलेगा, ठीक है, कि अपने केमिकल रिएक्शंस के थ्रू, ठीक है, केमिकल रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीजन जनरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैज्ञानिकों ने क्लैरियन क्लिपर्टन जोन, प्रशांत महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की, जहां मैग्नीज निकल और कोबाल्ट वाले पॉलीमेटेलिक नोड्यूल सूर्य की रोशनी के बिना रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से ऑक्सीजन उत्पन्न कर सकते हैं। ये चीज पता चली है, जो एक बहुत ही बड़ी आप लोगों को उपलब्धि नजर आएगी, ठीक है बच्चे। चलिए, नीतीश कुमार टू ज्वाइन राज्यसभा, बिहार पॉलिटिकल ट्रांजिशन। अभी देखिए कहा जाता है कि जब आप लोग समझने लग गए कि बिहार की पॉलिटिक्स को आप समझ चुके हो, वैसे ही बिहार की पॉलिटिक्स बदल जाती है। वही यहाँ पे हो रहा है कि नीतीश कुमार ने रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजाइन किया बिहार के सीएम पद से, बिहार के सीएम पद से, ठीक है बच्चे। इनका मानना ये है कि भाई मैं वो व्यक्ति हूं जो कि बिहार के विधानसभा, विधान परिषद में तो जाऊंगा ही, उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा चारों जगह जाऊंगा मैं, ठीक है, चारों, ठीक है। चार मशीनरी है ना, जिसमें आप लोग क्या देखोगे, लोकसभा, तो मैं यहां भी जाऊंगा, मैं राज्यसभा यहां भी जाऊंगा, ठीक है, मैं विधानसभा में तो हूं ही, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद ये सब मेरा है, ठीक है बच्चों। यानी कि ये चारों कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी में मैं जाऊंगा, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है, रिजाइन कर दिया है, ठीक है बच्चे, याद रखना, रिजाइन कर दिया है। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 164 के तहत। अनुच्छेद 164 क्या बताता है कि गवर्नर अपॉइंट करेगा किसी भी मुख्यमंत्री को, जैसे कि राज्यपाल है बिहार के, तो वो अपॉइंट करेंगे नीतीश कुमार को, अपॉइंट किया था उन्होंने नीतीश कुमार को, और उन्हीं को नीतीश कुमार क्या देंगे, इस्तीफा देंगे। तो इस्तीफा देना भी इन्हीं को है और अपॉइंटमेंट भी इन्हीं के द्वारा किया जाएगा, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग। तो क्या नजर आ रहा है कि अनुच्छेद 164 के तहत, ठीक है, इस्तीफा दिया गया है, ताकि राज्यसभा चुनाव अनुच्छेद 80 के तहत भाग लिया जा सके, ठीक है बच्चे, याद रखें, भाग लिया जा सके। अब आप लोग क्या देखोगे कि ये कहां पर जाएंगे, राज्यसभा में जाएंगे, और राज्यसभा में आप तब तक नहीं जाओगे जब तक कि आप सीएम के पद पे रहोगे, तो सीएम के पद से रिजाइन करना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चे। अब देखिए, ताकि राज्यसभा चुनाव कौन कौन कब से है, तो 16 मार्च 2026 से आपको दिखाई देंगे, ठीक है भाई, 16 मार्च 2026 से आपको राज्यसभा चुनाव दिखाई देंगे। अनुच्छेद 18,
में भाग ले सके। ठीक है बच्चे, यानी कि राज्यसभा में पार्टिसिपेट किया जाएगा। क्या क्या रूल रेगुलेशन सब अनुच्छेद 80 में दिया हुआ है। शपथ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए शपथ लेते हैं अनुच्छेद 75 के तहत, 75 के तहत शपथ लिया जाता है। शपथ समारोह, 4 विधानसभाओं में सेवा पूरी करते हैं, जो बिहार में एक प्रमुख नेतृत्व परिवर्तन का संकेत देता है कि भाई साहब ये एक अलग लेवल का चेंज दिखाई देगा, क्योंकि 20 साल तकरीबन आप लोग देखोगे यहाँ पर इस व्यक्ति को सीएम बने हुए। वुमेन होल्ड्स ओनली 64% ऑफ मेंस लीगल राइट, यूनाइटेड वुमेन रिपोर्ट ने बोला है ऐसा। देखिए महिलाओं के पास केवल 64% अधिकार है। ठीक है, पुरुषों के कानूनी अधिकार हैं। यानी कि पुरुषों के पास 100% अधिकार है, तो महिलाओं के पास 64% अधिकार है। ये यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने हमें बताया है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट ने बताया है, यूएन महिला रिपोर्ट 2026। ठीक है बच्चे, तो संयुक्त राष्ट्र महिला रिपोर्ट 2026 में बताया गया कि दुनिया भर में महिलाओं के पास केवल 64% पुरुषों के कानूनी अधिकार हैं। ओनली 64% पुरुषों के कानून है। ठीक है बच्चे, कानूनी अंतर कमजोर लागू करना कानूनी अंतर कमजोर लागू करना और सामाजिक बाधाएं महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और समानता को पूरी दुनिया में सीमित करना जारी रखती हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, लीगल राइट, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है तकरीबन 36% का गैप, ये क्या बता रहा है कि इनइक्वालिटी है, यानी कि इनइक्वालिटी है। ठीक है बच्चों, इनइक्वालिटी है महिला और पुरुष में, तो हमें सभी को ही पता है भाई साहब। ठीक है, इक्वालिटी है। अब आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे, कई ऐसे कानून हैं जो कि फेल होते हुए नजर आ जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखो, अभी तो खैर कोशिश की जा रही है कि और बेहतर हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो गुजरात ने अभी एक बिल पास किया, श्रम कानून पास किया महिलाओं के लिए, जो कि महिलाओं की ओवर टाइमिंग को बढ़ा रहा है, जो कि महिलाओं की नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी को बढ़ा रहा है। तो तमाम तरीके की चीजें देखोगे, लेकिन अभी भी 64% ही महिलाओं के पास अधिकार है पुरुषों के मुकाबले। ठीक है बच्चे, चलिए तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि जैसे रेप के मामले की बात करते हैं। ठीक है, रेप में भी आप लोग देखो कानून में बहुत ज्यादा ढिलाई है, बहुत ज्यादा ढिलाई है। यहाँ पे ऐसी प्रोसेस ही नहीं है कि पता चल सके कि कंसेंट है कि कंसेंट नहीं है। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है, एक वेपन के तौर पर हथियार वेपन के तौर पे माना जाता है डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है बच्चों, वेपनाइजेशन किया जाता है, यानी कि हथियारीकरण किया जाता है डोमेस्टिक वायलेंस का। ठीक है भैया, औरत कुछ नहीं समझ रही है तो उसको पिटाई करना शुरू कर दो। ठीक है, ये बहुत ही गलत चीजें हैं और इसके लिए कानून इतने कमजोर है कि बच निकला जाता है। लेकिन बच्चों मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडिया। ठीक है, भारत में महिलाओं के फेवर में कानून बहुत तगड़े हैं, बहुत तगड़े हैं। पुरुष लोग रो रहे हैं, नानी याद आ चुकी है उन लोगों की। महिलाओं के पास इतने तगड़े तगड़े कानून भारत में दिए गए हैं। ये पूरे दुनिया की रिपोर्ट बता रहा है ना, एवरेज रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन बता रहा है भाई साहब, याद रखना पूरी दुनिया की रिपोर्ट बता रहा है, समझिए इस बात को। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इंडिया में बहुत फेवर है, बहुत ज्यादा फेवर। औरत ने बोल दिया ना कि ये वाला ने छेड़ा, भाई वो कितना ही शरीफ हो, उसने कुछ नहीं किया, कोई सबूत नहीं, सीधा इसको अंदर लपेटे में ले लो। ये वाला कानून है भारत में। तो ये पूरी दुनिया की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम बात कर रहे हैं भारत की। ठीक है बच्चे, चलिए अब असम का कार्बी अंगलोंग अदरक लंदन तक पहुंचा। असम का कार्बी अंगलोंग अदरक कहां तक पहुंचा भाई साहब, तो लंदन तक पहुंचा। लंदन तक पहुंचा। अब देखिए ये क्या है ये, ठीक है, एक अदरक है, एक अदरक का प्रकार है। अदरक का क्या है, ये एक प्रकार आपको दिखाई देगा। क्या नाम है इसका, तो अंगलोंग अदरक। ठीक है, क्या नाम है इसका, अंग लौंग अदरक। ठीक है बच्चों, अंगलोंग अदरक इसका नाम है। ठीक है, अदरक इसका नाम है। अब इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग भी मिला हुआ है। ये जीआई के टैग का मतलब क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है कि भौगोलिक संकेतिक टैग मिला हुआ है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे 2015 की बात है, 2015 में इसको जीआई टैग से नवाजा गया। अब आप देखोगे इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है भाई साहब, और बड़े लेवल पे किया जा रहा है। तो आप देखोगे लंदन तक इसका एक्सपोर्ट जा रहा है, लंदन तक इसका एक्सपोर्ट जाना शुरू हो चुका है। इससे यहाँ के जो किसानों में बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा किसानों के लिए। चलिए, तो असम की कृषि मंत्री अतुल बोरा ने, ठीक है बच्चे, असम के कृषि मंत्री एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ठीक है बच्चे, एग्रीकल्चर
मिनिस्टर ने ये प्रोग्राम को शुरू किया। ठीक है बच्चों, एग्रीकल्चर प्रोग्राम को शुरू किया। ऑंगलोंग अदरक को लंदन के लिए रवाना किया, जो पहली अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को चिन्हित करता है, किसानों की आय बढ़ाता है और असम के अद्वितीय मसालों को वैश्विक पहचान दिलाता है। डेफिनेटली अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि जो 1.2 ये जो 1.2 मिलियन, ये जो 1.2 मैट्रिक टन, नॉट मिलियन, 1.2 मैट्रिक टन, ठीक है बच्चे, जो अदरक गया है, 1.2 मैट्रिक टन अदरक गया है, एक्सपोर्ट हुआ है। ये वहां पे जा करके मार्केट बनाएगा, लोगों को पसंद आएगा तो लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड बढ़ेगी तो और एक्सपोर्ट होगा भारत से, और ज्यादा हमारे यहाँ किसानों की आय इनकम बढ़ेगी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे एक बहुत ही बेहतरीन पहल शुरू की गई है। इसमें जो मुख्य भूमिका निभाई गई है वो निभाई गई है एपेडा की तरफ से। ठीक है, एपेडा, एपेडा, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चे, एपेडा। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं तक था बच्चों। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और नोट जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग अपना, और फिर से मिलेंगे सेम टाइम पे बहुत सारे नए नए सवालों के साथ, बहुत सारे नए नए टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।